नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल सुपर सेवन से मैं मोहित वैष्णव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान के इतिहास में 1857 की विद्रोह के बाद में आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है राजस्थान की संधियां। वैसे तो दोस्तों 1857 से पहले हमें ये टॉपिक पढ़ना था, परंतु ठीक है दोस्तों कि संधियां बाद में पढ़ लेते हैं। ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसी समय पढ़ना जरूरी है। परंतु दोस्तों हमने एक कारण पढ़ा था कि सहायक संधि प्रस्ताव, वो सहायक संधि प्रस्ताव यहीं से बना हुआ कारण है। दोस्तों उस समय छोड़ दिया था। ये अभी पढ़ते हैं कि संधियों में क्या क्या हुआ, किस किस रियासत से किस किस प्रकार संधि हुई, और दोस्तों कौन खिराज से मुक्त थे, कौन खिराज देते थे, ये सब कुछ पढ़ेंगे। तो खिराज क्या है वो भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले राजस्थान में देखा जाए तो संधियां करने वाले राजा कौन हैं, क्या परिस्थितियां रही, ये सब कुछ हमें जानना है। दोस्तों राजस्थान में ही क्यों शुरू करें, पहले दोस्तों इंडिया के लेवल पे देखते हैं। तो इंडिया के लेवल पे देखा जाए तो ऐसे गवर्नर जनरल थे जिन्होंने सहायक संधि का प्रस्ताव दिया और राजाओं ने स्वीकार कर लिया। तो ऐसा कौन सा रियासत था जिसने सबसे पहले स्वीकार किया, तो ये सब कुछ देखते हैं। तो दोस्तों इंडिया के लेवल पे सबसे पहले देखा जाए तो जो लॉर्ड वेलेजली था, उसने दोस्तों सहायक संधि का प्रस्ताव लेके आया था। और दोस्तों उसके द्वारा सहायक संधि के प्रस्ताव पे जो सबसे पहले भारत की रियासत संधि करने वाली थी वो थी हैदराबाद रियासत। उसने 1798 में दोस्तों ये संधि स्वीकार ली थी। और दोस्तों लॉर्ड वेलेजली के बाद में जो लॉर्ड हेस्टिंग्स आता है वो भी सहायक संधि का प्रस्ताव रखता है। और राजस्थान में ज्यादातर संधियां लॉर्ड वेलेजली और लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल की हुई थी। दोस्तों कारण क्या रहा, तो सबसे पहले दोस्तों हम जब रियासती इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि मराठों का हस्तक्षेप। दोस्तों सुचारू रूप से चल रही थी रियासतें, पर दोस्तों मराठों का जैसे ही हस्तक्षेप हुआ, सबसे पहले बूंदी में हस्तक्षेप होता है। दोस्तों राजस्थान की ऐसी रियासत जहां पर मराठों का सबसे पहले हस्तक्षेप हुआ वो थी बूंदी। हुआ क्या दोस्तों, दोस्तों बूंदी में आमेर के शासक सवाई जयसिंह की हस्तक्षेप की नीति से मराठों का हस्तक्षेप होता है बूंदी के अंदर। और उसी प्रकार दोस्तों राजस्थान में फिर सभी रियासतों में मराठों का हस्तक्षेप हो जाता है और वो दोस्तों लूट मार करते हैं। और उन्हीं के दोस्तों जिन्हें शिकारी कुत्ते कहा जाता है, मराठों के शिकारी कुत्ते यानी पिंडारी। दोस्तों पिंडारी बाद में एक रियासत भी बना लेंगे। तो दोस्तों ये सब कुछ चलता रहेगा। तो जो सबसे बड़ा कारण मिलता है संधि करने का राजस्थान में वो था मराठों का हस्तक्षेप। दोस्तों मराठा जो लूटते थे, लूट खसोट करते थे, दोस्तों हत्याएं करते थे, ये सब कुछ कारण बने थे राजस्थान में संधियों के। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं कि भारत पर सबसे पहले संधि करने वाली जो रियासत थी वो कौन सी थी। दोस्तों सहायक संधि का जो प्रस्ताव है वो है लॉर्ड वेलेजली का। तो ये प्रस्ताव है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली, दोस्तों लॉर्ड वेलेजली कौन है? ये दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल हैं। अभी देखेंगे दोस्तों सहायक संधि में होता क्या है, इसके क्या क्या दोस्तों जो नियम थे वो थे। तो सहायक संधि करने वाली भारत की पहली रियासत है वो हैदराबाद। और कब करती है ये? 1798 में। तो दोस्तों पहली रियासत के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में चलते हैं कि जो संधि थी उसमें क्या क्या बिंदु बने हुए थे। तो संधि, सबसे पहले दोस्तों संधि की पहली शर्त या पहला बिंदु, दोस्तों अंग्रेज राजाओं और उनकी रक्षा करेंगे। यानी जो रियासत थी राजाओं की, उनकी रक्षा कौन करेंगे? अंग्रेज। ठीक है दोस्तों, ये हुआ पहला। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों दूसरा। जो सुरक्षा के लिए रियासत में सेना रहेगी उसका खर्चे का वहन कौन करेगी? रियासत यानी रियासत का राजा। ठीक है दोस्तों, और राजा भी वसूल कहाँ से करेगा? रियासतों से करेगा। अब दोस्तों इसके साथ में जो फॉरेन पॉलिसी थी वो अंग्रेजों की हो जाएगी, यानी विदेश नीति। ठीक है दोस्तों, विदेश नीति पे अंग्रेजों का हाथ रहेगा, यानी अंग्रेजों के अधीन रहेगी विदेश नीतियां। अब दोस्तों विदेश नीति के तहत क्या हो जाएगा कि ना तो कोई राजा अंग्रेजों से बिना पूछे युद्ध करेगा और ना किसी दूसरी रियासत से संधि करेगा। तो ये सब कुछ विदेश नीति के तहत होगा। अब दोस्तों हर राजा के दरबार में एक पॉलिटिकल एजेंट होगा। तो पॉलिटिकल एजेंट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो पॉलिटिकल एजेंट
ताकि दोस्तों वो निगरानी रख सके राजा पर भी कि किस प्रकार का वो कदम उठा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इस पॉलिटिकल एजेंट के लिए कहा उस समय ये जाता था कि ये हस्तक्षेप नहीं करेगा, परंतु तो दोस्तों ये काफ़ी सारा हस्तक्षेप करता है। अब दोस्तों इसमें एक जो अंतिम बिंदु मिलता है या अंतिम शर्त मिलती है, वो मिलती है कि राजा जो टैक्स मराठों को देते थे वही अंग्रेजों को देंगे, यानी जो टैक्स मराठों को दिया करते थे वही अंग्रेजों को देंगे। और दोस्तों इस जो टैक्स का नाम था वो था खिराज। ठीक है दोस्तों, खिराज, जिसके बारे में बोला जाता है कि मराठों को दिया जाने वाला टैक्स। तो दोस्तों ये सब कुछ था संधि में शर्तें। ये संधि की शर्तें हैं, संधि के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कुछ भी मान लो दोस्तों। और भारत में पहली संधि करने वाली वो थी लॉर्ड वेलेस्ली के काल के सहायक संधि के प्रस्ताव में हैदराबाद। तो यहाँ तक होता है दोस्तों हमारे भारत के स्तर पर, और रियासत की जो संधियों की शर्तें थी वो। अब दोस्तों चलते हैं किस किस प्रकार राजस्थान में संधियाँ हुई, किस किस के द्वारा की गई। तो ये सब कुछ चलते हैं कि कौन सा राजा कहाँ था। तो सबसे पहले चलते हैं लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधियों में। दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली के समय में जो संधि करने वाली पहली रियासत थी वो थी भरतपुर। दोस्तों याद ही रखना है कि जो भरतपुर है वो राजस्थान में पहली रियासत करने वाली संधि है, भरतपुर। और दोस्तों भरतपुर ने जब संधि की उस समय राजा कौन था? राजा था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह। ये संधि करते कब हैं? ये करते हैं दोस्तों 29 सितंबर 1803 को ये संधि हो जाती है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में संधि होती है वो होती है अलवर में। अलवर में, अलवर में जो राजा है वो है बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह। और दोस्तों ये कब संधि करता है? तो 14 नवंबर को 1803 को। तो ये होती है अलवर से संधि। और इसके बाद में दोस्तों 1803 में ही की जाती है धौलपुर में संधि। धौलपुर 1803। ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम भरतपुर की संधि के ऊपर वापस। दोस्तों 29 सितंबर 1803 को संधि हो जाती है, परंतु दोस्तों इस समय आंग्ल मराठा युद्ध चल रहे होते हैं, और आंग्ल मराठा युद्ध में इससे ही दोस्तों मराठा का एक सेनापति रहता है, वो रहता है यशवंत राव होलकर। और यशवंत राव होलकर के पास में दोस्तों इंदौर का क्षेत्र रहता है, और वो जब अंग्रेज उस पर हमला करते हैं तो वो भाग कर आ जाता है और रणजीत सिंह के यहाँ शरण लेता है। तो मराठों का कौन है दोस्तों? इंदौर का है मराठा सरदार यशवंत राव होलकर। दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ, छत्रपति छत्रपति थे, उनके नीचे पेशवा होते थे। पेशवा के बाद में दोस्तों गायकवाड़, सिंधिया, भोसले, होलकर, इस प्रकार के दोस्तों काफी सारे कमांडर होते थे जो मराठों में है वो। और दोस्तों वही लूट मार करते थे। ये सब कुछ दोस्तों हम पढ़ चुके हैं पहले। अब दोस्तों मराठों में यशवंत राव होलकर को शरण कौन देता है? रणजीत सिंह इसको शरण दे देते हैं। और दोस्तों जो भरतपुर का दुर्ग है ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो वो है दोस्तों लोहागढ़। तो ये शरण कहाँ देते हैं? लोहागढ़ में इसको शरण देते हैं। लोहागढ़। अब दोस्तों लोहागढ़ में जब इसको शरण दी हुई होती है तो अंग्रेज इसके पीछे पड़े हुए हैं, और दोस्तों 1803 में भरतपुर संधि कर चुका है। तो दोस्तों संधि को तोड़ेगा या फिर अपने मेहमान को छोड़ देगा? तो ये सब कुछ दोस्तों धन संकट में फंसा देते हैं रणजीत सिंह को। तो रणजीत सिंह दोस्तों मेहमान की लाज रखते हैं और मेहमान को वहीं सुरक्षित रहने देते हैं। और जब लड़ने कौन आता है? वो आता है अंग्रेजों का एक सेनापति है, लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक। अब दोस्तों लॉर्ड लेक इनसे मांग करता है कि अंग्रेजों से संधि की हुई है तुम्हारी, ये सब कुछ उसको बताता है। तो रणजीत सिंह कहते हैं हमारे लिए मेहमान सर्वोपरि है, और मैं मेहमान को जो मेरे लिए मेरे से आस लेके आते हैं मैं उनको छोड़ नहीं सकता, ये सब कुछ कहते हैं रणजीत सिंह। और उसको नहीं छोड़ते हैं यशवंत राव होलकर को। बाद में दोस्तों इनके बीच में लॉर्ड लेक और यशवंत जो रणजीत सिंह है उनके मध्य कटुता उत्पन्न हो जाती है, और लॉर्ड लेक हमला करता है लोहगढ़ पे।
तो लोहागढ़ पे हमला करता है लॉर्ड लेक। अब दोस्तों लोहागढ़ की जो प्राचीर है वो दोहरी प्राचीर है। जो बाहर की प्राचीर है वो है मिट्टी की बनी हुई, यानी दीवार मिट्टी की बनी हुई। अब दोस्तों जैसे ही गोले चलते वो इसमें चले जाते, जो मिट्टी वाली दीवार है उसमें, और धस जाते उसमें, फटते नहीं थे। तो दोस्तों इस प्रकार की स्थिति देख लॉर्ड लेक तंग हो जाता है और 1805 तक की स्थिति आ जाती है। 1805 में दोस्तों पुनः संधि हो जाती है और उसके तहत दोस्तों रणजीत सिंह वगैरह सारे कुछ वापस इनसे मिल जाते हैं। तो ये हो जाती है 1805 में पुनः संधि, भरतपुर से पुनः संधि। परंतु दोस्तों जो इन्होंने रणजीत सिंह ने किया वो गलत किया, तो इन्हें हर्जाना देना पड़ता है, 20 लाख रुपए हर्जाना। हर्जाना और दोस्तों इसके अलावा इनको डीग की जो जागीर है, डीग का जो किला है वो भी देना पड़ता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये 3 संधियां हुई, भरतपुर, अलवर और धौलपुर की संधियां लॉर्ड वेलेजी लीग का। इसके बाद में जो संधियां होगी वो होगी दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। तो लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में जो संधियां होती है, दो जने जाते हैं, चार्ल्स मेटकॉप और कर्नल टोड। चार्ल्स मेटकॉप और कर्नल टोड के प्रयास से संधियां होती है, और बाद में दोस्तों 3 जो रियासतें हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इनकी दोस्तों संधियां मालवा का एक एजेंट रहेगा वो करेगा, जिसका नाम रहता है मालकम। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ की जो अंग्रेज रेजिडेंट है वो मालकम करेगा। बाकी सब सारी जो संधियां होगी वो मेटकॉप और कर्नल टोड के प्रयासों से होगी। तो शुरू करते हैं दोस्तों लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल की संधियां। कौन कौन 3 जने हैं दोस्तों? एक तो है चार्ल्स मेटकॉफ, दोस्त हैं कर्नल टॉड, और एक अंग्रेज अधिकारी है मालवा का, वो है मालकम। ये मालकम के थ्रू तो 3 ही दोस्तों रियासतें हैं, एक तो है डूंगरपुर, एक है बांसवाड़ा और एक है प्रतापगढ़। अब दोस्तों ये पूरा फैक्चुअल टॉपिक है, तो इसमें राजाओं के नाम और संधि की डेट याद रखना जरूरी है। तो शुरू करते हैं दोस्तों, जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है उसके काल में जो संधियां हुई उनमें कौन से राजा हैं और किस डेट को ये संधि हुई थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में राजस्थान की जो रियासत सबसे पहले संधि करने वाली है वो है करौली। दोस्तों क्वेश्चन यही बनते हैं कि हेस्टिंग्स के काल में पहली संधि करने वाली रियासत कौन सी है, जबकि राजस्थान की पहली रियासत करने वाली संधि करने वाली रियासत कौन सी है। तो वो तो है दोस्तों भरतपुर, और हेस्टिंग्स के काल की है वो है करौली। तो ये होती है 15 नवंबर 1817 को। और दोस्तों यहाँ का राजा रहता है वो रहता है हरबख्श पाल। हरबख्श पाल दोस्तों राजा का नाम याद रख लेना और डेट याद रखना। इसके बाद में दोस्तों टोंक। टोंक टोंक में दोस्तों अमीर का पिंडारी है, और ये 17 नवंबर 1817 को दोस्तों अंग्रेजों से संधि कर लेगा, और ये है अमीर का पिंडारी। अमीर का पिंडारी। दोस्तों इसके बाद में आता है कोटा। कोटा की जो संधि है वो होती है 26 दिसंबर को 1817 को। और दोस्तों इसमें जो संधि में राजा है वो है उमेद सिंह, उमेद सिंह हाड़ा। परंतु दोस्तों जो संधि पर हस्ताक्षर करने वाला है वो है जालिम सिंह झाला। जालिम सिंह झाला। और दोस्तों ये अपनी सूझबूझ से एक और संधि करता है, परंतु दोस्तों वो सूझबूझ का परिणाम रहता है कि बाद में कोटा से टूटकर झालावाड़ बनता है। और दोस्तों वो जालिम सिंह झाला का पुत्र है मदन सिंह झाला, वही दोस्तों बनाता है। और दोस्तों ये एक पूरक संधि करता है। कोटा की संधि होती है अंग्रेजों से, वो अलग होती है, उसके साथ में एक पूरक संधि करता है कौन? जालिम सिंह झाला। और दोस्तों वो पूरक संधि करने के पीछे भी कई कारण माने जाते हैं। तो दोस्तों वो पूरक संधि में क्या क्या शर्तें रखी जाती है, तो जो जालिम सिंह झाला उस पूरक संधि में संधि शर्तें रखता है, वो रखता है कि कोटा के शासक उमेद सिंह के बाद के जो वंशज रहेंगे वो हमेशा कोटा के शासक बने रहेंगे, जबकि जो इनके प्रशासक रहेंगे वो जालिम सिंह झाला के वंशज रहेंगे। तो ये एक पूरक संधि करता है। और वो पूरक संधि कब करता है? पूरक संधि, पूरक संधि ये कब करता है दोस्तों? ये पूरक संधि 20 फरवरी 1818 करता है। और दोस्तों इसके तहत क्या रखा जाता है कि जो कोटा के शासक हैं उमेद सिंह के वंशज रहेंगे, और जो प्रशासक हैं कोटा के
वो जालिम सिंह झाला के वंशज रहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ पूरक संधि होती है कोटा से, उनमें जो जालिम सिंह झाला है वो करता है। अब दोस्तों इसके बाद में जो संधि करता है वो करता है जोधपुर। जोधपुर। और दोस्तों जोधपुर में जो संधि होती है वो होती है 6 जनवरी 1818 को, और जो संधि करने वाला शासक है वो है मान सिंह। इसके बाद में आता है दोस्तों उदयपुर, और उदयपुर संधि करता है वो करता है 22 जनवरी 1818, और यहाँ होता है भीम सिंह। दोस्तों जो जोधपुर है, जो उदयपुर है, जो ढूंढाड़ यानी आमेर या जयपुर है, वो दोस्तों संधि करने वाले जो शासक है वो कृष्णा कुमारी विवाद वाले हैं। मैं पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों कृष्णा कुमारी विवाद के बारे में, तो अभी यहाँ डिस्कस कर नहीं सकता, बाद में करेंगे कभी। फिर है दोस्तों बूंदी। बूंदी संधि करता है वो करता है 10 फरवरी को, 10 फरवरी 1818 को, और बूंदी का जो शासक है वो है बिशन सिंह। बिशन सिंह। फिर आया दोस्तों बीकानेर। बीकानेर, और बीकानेर में संधि होती है वो होती है 21 मार्च को 1818 को, और शासक कौन है? सूरत सिंह। ये सूरत सिंह वही है दोस्तों जो बटनेर दुर्ग को जीतेगा, मंगलवार के दिन जीतता है, हनुमानगढ़ करता है। इसके बाद में आता है जयपुर। जयपुर दोस्तों 2 अप्रैल को संधि करता है, 2 अप्रैल 1818 को, और संधि करने वाला राजा कौन है? जगत सिंह सेकंड। जगत सिंह सेकंड। तो दोस्तों इन 3 को, ये 2 हो गई, एक ये उदयपुर, इनको दोस्तों कृष्णा कुमार विवाद से रिलेट करके याद करिएगा। इसके बाद में आता है दोस्तों किशनगढ़। किशनगढ़। दोस्तों किशनगढ़ जो संधि करता है वो करता है 7 अप्रैल को 1818 को, और किशनगढ़ में जो शासक रहता है वो रहता है कल्याण सिंह। कल्याण सिंह। ठीक है दोस्तों। फिर आता है प्रतापगढ़। पाँच दिसंबर को, नहीं सॉरी दोस्तों 5 अक्टूबर को 1818 को, और शासक है वो है सामंत सिंह। इसके बाद में आता है डूंगरपुर। डूंगरपुर होती है 11 दिसंबर को, और यहां शासक है जसवंत सिंह सेकंड। फिर है दोस्तों बांसवाड़ा। बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा है दोस्तों 25 दिसंबर 1818 को, और दोस्तों यहां शासक है वो है उम्मेद सिंह। उम्मेद सिंह। और फिर आता है दोस्तों हमारा जैसलमेर। ये करता है 2 जनवरी 1819 को, और यहां शासक है मूलराज सेकंड। फिर दोस्तों सिरोही। सिरोही करता है वो करता है 11 सितंबर 1823 को, और शासक रहता है शिव सिंह। शिव सिंह देवड़ा। देवड़ा चौहान है दोस्तों सिरोही में। और दोस्तों अंतिम जो रहता है वो रहता है झालावाड़, क्योंकि दोस्तों रियासती बाद में बनी थी। ये रहती है 10 अप्रैल 1838 को, और शासक रहता है मदन सिंह झाला, जो पुत्र किसका है? जालिम सिंह झाला का। एक बचता है दोस्तों शाहपुरा। शाहपुरा का दोस्तों संधि होती है वो होती है 1818। तो इस प्रकार दोस्तों शाहपुरा में जो राजा है वो कल्याण सिंह माना जाता है दोस्तों। वैसे उस प्रकार का राजा मिलता नहीं है वहाँ पे, तो कल्याण सिंह यहाँ पर राजा मिलता है। तो दोस्तों यहाँ होती है जो संधियाँ हैं वो कंप्लीट। अब दोस्तों खिराज के बारे में कुछ मिलता है कि जो खिराज यानी टैक्स से मुक्त रहने वाली अंग्रेजों के शासनकाल में कौन सी रियासतें थी? तो दोस्तों टैक्स से मुक्त थी जैसलमेर, किशनगढ़, बीकानेर और करौली। दोस्तों जैसलमेर और बीकानेर में तो इस प्रकार था कि कभी जो मराठी थे वहाँ पहुंचे नहीं, तो वो टैक्स देते ही नहीं थे मराठों को। तो मराठों को टैक्स नहीं देते तो अंग्रेजों को क्यों देंगे? वैसे संधि कर ली थी उन्होंने, परंतु दोस्तों टैक्स नहीं देते थे। तो इस प्रकार दोस्तों जैसलमेर और बीकानेर तो बच गए। फिर दोस्तों रहा किशनगढ़ और सिरोही। किशनगढ़ और करौली, इनको भी दोस्तों टैक्स से यानी किरात से मुक्त रखा गया। और दोस्तों
एक था सिरोही। सिरोही को दोस्तों 3 साल तक खिराज से मुक्त रखा गया, बाद में उससे भी खिराज वसूला गया। तो दोस्तों इस प्रकार रही हमारी संधियां। दोस्तों आज के लिए इतना ही। संधियों का टॉपिक पूर्ण हो चुका है दोस्तों। हमने दोस्तों संधियां पढ़ ली है, 1857 का विद्रोह भी हम पढ़ चुके हैं। इन्हीं के कारण दोस्तों बाद में विद्रोह में एक कारण बनता है कि संधियां हुई थी, अंग्रेजों को साम्राज्य विस्तार करना था, क्षेत्र हड़पने लगे। तो इस प्रकार की दोस्तों नीतियां रही अंग्रेजों की। तो दोस्तों आज यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं दोस्तों नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सुपर 7 को सब्सक्राइब करें।